हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एबीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो आज हमारा जो चल रहा है सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करोगे पेपर फर्स्ट, और पेपर फर्स्ट के तहत हमारे यूनिट नंबर 5। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ठोस व द्रवों एवं गैसों में संरचनात्मक हम भेद करेंगे या स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स लिक्विड एंड गैसेस की हम बात करने वाले हैं। देखिए, पहले हम बात करेंगे, इसमें पहले टॉपिक हमारे पास आयतन व आकार है। देखिए, हम तीनों को कंपैरिजन कर देखेंगे, ठोस का देखेंगे, द्रव का देखेंगे और गैस का देखेंगे। ठीक है, तीनों में साथ में अंतर कर देखेंगे। आपको क्या पता है कि जो अवयव कण होते हैं, क्या होते हैं? अवयव कण। ठोसों की जब बात करोगे, जब हम अवयव कणों की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं? प्रबल अंतराणु आकर्षण बल से घिरे हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है? ठोस की आकृति निश्चित होती है और आयतन भी क्या होता है? इनका निश्चित होता है। इसमें कर लेते सिर्फ केवल हम निश्चित होता है। कारण क्या है? इसमें अवयव कण क्या होते हैं? प्रबल अंतराणु आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, दूर दूर नहीं होते, मजबूती, जिसके कारण क्या होता है? इनका आयतन व आकृति निश्चित होती है। परंतु जब हम द्रव की बात करते हैं तो इसमें जो अवयव कण है ना, ठोस के तुलना में, इसकी ठोस की तुलना में क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं। आकर्षण बल, ठीक है, और ठोस की तुलना में ठीक है। अब देखिए, ठोस की तुलना में अगर बात करोगे, या सीधा हम लिख लेते हैं इसका आकार, तो क्या होता है? इनका निश्चित होता है। आकार क्या होता है? इनका अनिश्चित होता है। आयतन इनका निश्चित होता है। मतलब आप जिस पात्र में डाल सकते हो, मतलब अगर आप इस पात्र में डालते हो तो इसका शेप ले लेगा, अगर आप इस प्रकार के आयतन में डालते हो द्रव तो इस शेप में आ जाता है। तो और इसकी बात करूं तो ये सबसे कम दुर्बल आकर्षण बल से सबसे दुर्बल कम आकर्षण बल से जुड़े होते हैं इसके अवयव कण। तो इसका आकार व आयतन दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। इसका आकार व आयतन क्या होते हैं? दोनों ही अनिश्चित होते हैं। जब आप ठोसों की बात करोगे ना, अवयव कण प्रबल अंतराकृत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, जिसके कारण का आकार व आयतन निश्चित होता है। परंतु जब आप द्रव की बात करोगे तो इसका जो आकार है ना, आकार वह निश्चित होता है। जिस पात्र में डालोगे उसका आकार ग्रहण कर लेगा, परंतु जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। ठीक है। परंतु गैसों की बात करोगे तो दुर्बल, सबसे वीक होते हैं दुर्बल अंतराणु आकर्षण बल, ठीक है, अवयव कणों के मध्य, जिसके कारण का आकार व आयतन दोनों ही क्या होता है? अनिश्चित होते हैं। अब दूसरा बात कर लेते हैं, इसके जो गुण है वो है कणों का पैकेजिंग, व्यवस्था की बात कर लेते हैं। ठीक है, आपको मैंने कह दिया जो अवयव कण होते हैं ना, वो प्रबल अंतराणु आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, जिसके कारण क्या होता है? अवयव कण बहुत पास पास होते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, मतलब एक निश्चित व्यवस्था होती है इनकी। निश्चित क्या होता है? व्यवस्था होती है। इनके मध्य कोई भी रिक्त स्थान उपस्थित नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है? इनमें संपीड़ितता गुण नहीं होता है। संपीड़ितता गुण इसमें नहीं होता है। इनकी निश्चित व्यवस्था होती है। निश्चित व्यवस्था के कारण इनके मध्य कोई भी रिक्त स्थान उपस्थित हो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई भी रिक्त स्थान नहीं होगा। ठीक है, जिसके कारण इसमें संपीड़ितता गुण नहीं पाया जाता है। परंतु जब हम द्रव की बात करोगे, द्रव के कण क्या होते हैं? थोड़े दूर दूर होते हैं, कुछ इस प्रकार से। इनमें आपको रिक्त स्थान भी मिल जाते हैं। ठीक है, व्यवस्था भी
अव्यवस्थित होते हैं। ये भी क्या होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं। संपीड़ितता का गुण भी पाया जाता है इसके अंदर। क्या पाया जाता है इसमें, संपीड़ितता का गुण भी पाया जाता है। ठोसों से अधिक पाया जाएगा परंतु गैसों से कम होगा इसका संपीड़ितता का गुण, जिसके कारण अगर आप एक पूर्ण भरे गिलास में क्या डाल सकते हो, 3 से 4 सिक्के डाल सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, जब एक भरा हुआ पूर्ण गिलास है उसके अंदर आप क्या हो, सावधानी पूर्वक 3 से 4 सिक्के डाल सकते हैं। ठीक है। अगर हम गैसों की संपीड़ितता की बात करें तो इसमें गैस के अणु तो बहुत ही दूर दूर होते हैं, कुछ इस प्रकार से होते हैं। और ये भी क्या होते हैं, अव्यवस्थित होंगे। क्या होंगे, अव्यवस्थित। और इसमें जो संपीड़ितता का गुण है सबसे अधिक पाया जाएगा। इसी गुण के कारण, संपीड़ितता के कारण जो टायर होते हैं ना, टायर की ट्यूब में हवा भरी जाती है। इसी गुण के कारण क्या होता है, टायरों की जो ट्यूब है ना उसके अंदर हवा भरी जाती है। तीसरे गुण की हम बात करते हैं विसरण अर्थात बहने का गुण, फ्लोइंग गुण। ठीक है। डिफ्यूजन की बात करेंगे हम। अब देखिए, जब ठोसों की बात करोगे तो कोई भी विसरण का गुण नहीं होता इसके अंदर, किसी प्रकार के विसरण का गुण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों अवयव कण बहुत ही पास पास है, जिसके कारण इसमें एक ठोस से दूसरे ठोस में विसरित नहीं होती है। जब हम बात करते हैं द्रव की जब आप बात करोगे तो उसमें विसरण का गुण होता है, अर्थात वो एक ठोस से दूसरे ठोस में विसरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक ठोस से दूसरे ठोस में विसरित हो जाते हैं। ठीक है। और गैसों में भी विसरित होने का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ठोसों में भी विसरित होने का गुण पाया जाता है। जब क्योंकि इसमें जो अवयव कण है ना थोड़े ढीले होते हैं, ढीली प्रकृति कारण होते हैं, इस कारण से विसरित होने का गुण पाया जाता है। जब आप गैसों की बात करें सबसे अधिक विसरित होने का गुण इसमें पाया जाएगा। और इसी कारण से क्या होता है, जब आप धूप बत्ती जगाते हैं ना, धूप बत्ती जगाने पर क्या होता है, जिसका धूम्र होता है ना, धूम्र क्या होता है, चारों ओर विसरित होकर क्या कर देता है, सुगंध उत्पन्न करता है। इसका उदाहरण है। ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे श्यानता या बहने का गुण। ठोस के अंदर भी क्या होता है, ये गुण नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, शांता या बहने का गुण नहीं पाया जाता है। एक घन्य क्रिस्टल होता है, उसके अलावा ये सभी एक अपवाद है, घन्य क्रिस्टल। इसके अलावा किसी के भी अंदर आपको बहने का गुण नहीं मिलेगा, अर्थात प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग नहीं मिलने वाला है। परंतु जब द्रव की हम बात करते हैं तो इसमें श्यानता का गुण पाया जाता है, बहने का गुण पाया जाता है। ये गुण कैसे होता है, बहता कैसे, ऊपर से नीचे की ओर बहता, कैसे द्रव के अंदर ऊपर से नीचे की ओर बहता है। इसी कारण से क्या होता है, जो पहाड़ों से मैदानों की ओर क्या होती है, नदियां बहती हैं। यही कारण है कि जो पहाड़ों से मैदानों की ओर नदियां बहती हैं। जब मैं बात करता हूँ गैसों की, किसकी बात करता हूँ, गैसों की। जब गैसों की बात करोगे ना तो ये समान रूप से विसरित होते हैं, समान रूप से बहते हैं, कोई भी सब एक दिशा नहीं होती है, समान रूप से ये बहती है, फ्लोइंग करती है गैसें। ठीक है। पृष्ठ तनाव की बात करोगे इसमें। अब पृष्ठ तनाव की जब बात करते हैं ना, ऊष्मा के प्रभाव की बात करते हैं। देखिए, जब ठोस को ऊष्मा मिलती है ना तो किसमें चेंज होता था, द्रव में चेंज होता है। जब द्रव को ऊष्मा मिलेगी तो किसमें चेंज हो जाता है, गैस में। जब गैस में ऊष्मा मिलती है तो गैस सिर्फ केवल क्या होती है, गर्म होती है। गैस सिर्फ क्या होती है, गर्म। जब ठोस को ऊष्मा मिलेगी तो वो द्रव में, द्रव को ऊष्मा मिलेगी तो गैस में, गैस को जब ऊष्मा मिलती है केवल वो गर्म होती है। तो देखिए, इसमें घन्य क्रिस्टल में भी नहीं पाई जाती। ठीक है। तो श्यानता बहने का गुण वो घन्य क्रिस्टल के अंदर भी नहीं पाया जाती। देखिए, जब पृष्ठ तनाव की बात करोगे ठोसों में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। जब द्रव की बात करोगे तो द्रव की जो सतह होती है ना, सतह, उसके ऊपर केवल क्या पाया जाता है, पृष्ठ तनाव पाया जाता है।
और जब बात करते हो गैस में, तो पूरे जो गैस होती है ना, पूरी पूरी गैस, उस पर पृष्ठ तनाव समान रूप से रहता है। विषमदेशी की बात करोगे ना, घन्य क्रिस्टल को छोड़कर, किसको? घन्य क्रिस्टल को छोड़कर, ठीक है, सभी क्या होते हैं? विषमदेशी प्रकृति होते हैं। रीजन क्या है? रीजन है इसका अपवर्तनांक। वे जिसकी जो आदि गुण है ना, वो सभी दिशाओं में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अपवर्तनांक जो आदि गुण होते हैं वो सभी दिशाओं में क्या होते हैं? विभिन्न विभिन्न होते हैं। जब आप बात करते हैं द्रव की, तो इसमें जो अपवर्तनांक जैसे गुण है वो सभी दिशाओं में क्या होंगे? समान होंगे। समान होने के कारण ये क्या होते हैं? सभी समदेशी प्रकृति होते हैं। इसी प्रकार से गैस भी क्या होते हैं? समदेशी प्रकृति के होते हैं। एक बार इनको पुनः देख लेते हैं। पहला हमारे पास है आयतन व आकृति। मैंने क्या कहा? जो अवयव कण क्या होते हैं? पास पर अंतराणु आकर्षण बल के कारण क्या होते हैं? मजबूती से जुड़े रहते हैं, जिसके कारण ठोस की जो आकृति व आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। वहीं अगर द्रव की बात करोगे तो अंतराणु आकर्षण बल क्या होते हैं? कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण जो इनका आयतन होता है वो तो निश्चित होता है, परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। और यही जो अवयव कणों के मध्य जो अंतराणु आकर्षण बल है ना, वो सबसे कम होता है या दुर्बल प्रकृति का होता है, जिसके कारण गैसों के आयतन और आकृति क्या होती है? अनिश्चित होती है। दूसरी आती है कणों का पैकेजिंग। पैकेजिंग का अर्थ होता है व्यवस्था। ठोस के कण आपको पता है व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण इसमें सैपेटता गुण नहीं पाया जाता है। जहीं हम द्रव की बात करोगे या गैसों की बात करते हैं, उन दोनों के अंदर कण क्या होते हैं? अव्यवस्थित होते हैं, रिक्त स्थान उपस्थित होता है। रिक्त स्थान की बात करोगे द्रव के अंदर कम, गैसों के अंदर अधिक पाई जाती है। इसी कारण से क्या होता है? वो सैपेड़ीय हो जाते हैं। गैसों में सैपेड़ता गुण सबसे अधिक होता है, जिसके कारण जो कार होती है, बाइक्स, तो उनके टायर की ट्यूब के अंदर हम हवा आसानी से भर सकते हैं। तीसरा हमारे पास आता है विसरण का गुण। ठोस बिल्कुल भी विसरण का गुण नहीं दर्शाते हैं, जबकि हम बात करते हैं जो द्रव है वो गैस विसरण गुण दर्शाते हैं। अव्यवस्थित होकर थोड़े ढीले होते हैं, जिसके कारण से क्या हो जाता है? एक द्रव से दूसरे द्रव में विसरित हो जाते हैं, और गैस भी क्या होते हैं? एक गैस से दूसरी गैस में विसरित हो जाती है। सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब आप धूप को जगाते हो तो उसके धुएं के कारण पूरे कमरे के अंदर सुगंध आ जाती है। चौथा हमारे पास शांता बहने का गुण। ठोस कण अवयव गुण पास पास होंगे तो उनमें शांता बहने गुण नहीं उपस्थित होगा, परंतु जब द्रव और गैसों की बात करते हैं तो उनमें शांता गुण होगा, बहने का गुण होगा। द्रव के अंदर क्या होता है? ऊपर से नीचे बहने का गुण होता है, जिसके कारण पहाड़ों से मैदानों की नदियां बहती है। जबकि गैसों की बात करो, सभी समान रूप से इसमें बहने का गुण होता है, कोई भी दिशा से वो बंधित नहीं होती है। पांचवा आता है हमारे पास ऊष्मा का प्रभाव। जब हम ठोस को ऊष्मा देंगे वो द्रव में चेंज होगी, द्रव को ऊष्मा देंगे तो वो किस में चेंज होगी? गैस में। गैस केवल क्या होती है? गर्म होती है। पृष्ठ तनाव की आप बात करोगे तो ठोसों पर किसी प्रकार का पृष्ठ तनाव नहीं लगता है, द्रव की केवल सतह पर पृष्ठ तनाव लगता है, गैसों में समान रूप से पृष्ठ तनाव लगता है। विषमदेशी समदेशी प्रकृति की बात करोगे, घन्य क्रिस्टल छोड़कर सभी जो ठोस होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, वो क्या होते हैं? अपवर्तनांक के और आदि गुणों के कारण जो सभी अलग अलग दिशाओं में होते हैं, जिसके कारण विषमदेशी प्रकृति के होते हैं। और जब हम गैसों व द्रव की बात करोगे, अपवर्तनांक जैसे गुण सभी दिशाओं में वो समान रूप से मिलते हैं, जिसके कारण क्या होता है? ये समदेशी प्रकृति के होते हैं। तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। लगातार पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।